कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री हीरा सिंह जी के साथ उनसे चर्चा करेंगे कि आज की राजनीति किधर जा रही है, क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या चल रहा है और भविष्य राजनीति में क्या भविष्य छिपा हुआ है। हीरा सिंह जी, मोदी जी के 6 सालों को आप किस रूप में देखते हैं? मोदी जी पर जनता ने बहुत विश्वास किया, उनकी बातों पर, उनके विचारों पर, उनके कार्यक्रमों पर। और 6 साल का कार्यकाल आज जनता जब हम विश्लेषण करते हैं तो पूरे देश की जनता को राजनीति से हटकर भी हम देखें तो हमें चारों ओर निराशा ही निराशा मिलती है। पहले तो मोदी जी ने जो वायदे किए थे उनसे बिल्कुल हट जाते हैं, वो उनकी तरफ ध्यान देते। कहीं चर्चा अगर विषय की हो, गंभीर विषय की, तो उससे ध्यान बांटना काम मोदी जी और पूरी पार्टी करती है। ऐसी उम्मीद हम नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते कि देश का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान जैसे देश का डेमोक्रेटिक कंट्री का प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ बोलेगा। इन्होंने झूठ बोलना रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी गंभीर और चिंता का विषय ये है, जो हमको बुरा लगता है भारतवासी होने के नाते, राजनीतिक नहीं, कि प्रधानमंत्री देश का अमेरिका जाता है, ट्रंप के चुनाव प्रचार में सारे हिंदुस्तानी बैठक करता हजारों। वो तकलीफ के क्षण है, मुझे बहुत पीड़ा होती है जब वो कहता है अब की बार ट्रंप सरकार जैसे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहा है, गली मोहल्ले का। ये देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या हम उसके गुलाम हैं? क्या हम चुनाव प्रचार के लिए, उसके प्रचार के लिए जा रहे हैं? हिंदुस्तान हमेशा तटस्थ रहा। मोदी जी को बीजेपी को सोचना चाहिए कि नेहरू जी के समय से नाम रक्षा के रूप में गए ना, अमेरिका रूप में हमने 104 देशों का इकट्ठा किया। नेहरू जी ने 104 निर्गुण देशों को, जो किसी ग्रुप में नहीं थे, उनका नेतृत्व किया सफल। उसके बाद इंदिरा जी ने 104 निर्गुण देशों का सफल नेतृत्व किया। आप अमेरिका के गोद में जाकर बैठ गए, आपने सारे एशिया के सारे महाद्वीप को नाराज कर दिया। तो जो मोदी जी के मुद्दे थे, वो मुद्दे थे कि मैं 15 लाख खाते में आए गरीब के, बता दो कुल 15 पैसे में आए, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आपने बिना सोचे कह दिया, आप मुख्यमंत्री में रहे, रोजगार की इतनी गंभीर बात होनी थी। 2 करोड़ में से कितने रोजगार दिए? 1.5 करोड़ तो आपने नोटबंदी में रोजगार छीन लिए, और 3 महीने में 12 करोड़ रोजगार आपने और छीन लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार के बेरोजगार सेंसस डिपार्टमेंट है, उसकी रिपोर्ट है, जो इन्होंने 1 महीने पहले बंद कर दी, क्योंकि मोदी सरकार की पोल खोल देते, क्योंकि बेरोजगार डेटा बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उन्होंने कह दिया बंद कर दो, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये उपलब्धियाँ हैं। आपने किसान का दोगुनी कीमत दे देंगे उनको, आपने विदेशों से काला धन आ जाएगा। अरे जितने मोदी शोदी ये भागे, माल्या मूल्या क्या कर लिया उनका, आपने सारे बैंक लूट कर ले गए। जनता ने बड़ा विश्वास जताया था कि मोदी जी शायद बड़ा मजबूत आदमी है, कांग्रेस से परिवर्तन कर दो, हटा के जनता चाहती है, परिवर्तन कर दिया आपने। लेकिन वो एक वायदा उसका बता दो। दूसरी बात, आपने एक बड़ा अभियान चला दिया चंद सरमाएदारों के हाथ में। आज मीडिया मुझे कहने में करेक्ट संकेत नहीं, जो मैंने पढ़ा था। कहीं आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। और जो प्रचारक की उनकी छवि थी, जो उन्होंने आरएसएस के प्रचारक से शुरुआत की थी, उससे वो उबर नहीं पा रहे हैं। आप वहीं पर उसी आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल प्रचारक बन गए, इंटरनेशनल प्रचारक बन गए, घूम फिर कर वहीं बन गए। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे भी, सबके प्रधानमंत्री हैं, हम सम्मान करते हैं। हम ये चाहते हैं कि विदेशों में हमारा प्रधानमंत्री उसी इंदिरा जी की तरफ से धमाकेदार तरीके से जाए, रुतबा जमाए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और वहाँ के जो किंग होती थी, जहाँ इंदिरा जी किसी सम्मेलन में जाती थी, वो नहीं आते थे, क्योंकि उनके दमदार भाषण, दमदार व्यक्तित्व के सामने वो फीके पड़ जाते थे। तो ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, अपेक्षा हम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह की बातें करते हैं उस तरह से न तो छवि हमने अपने रूस को, हमारे मित्र को वो कर दिया। हम ये बताना चाहे कि हिंदुस्तान और कांग्रेस और हमारे सरकारें ऐसी रही। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। आप आज हमारे 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को आप निगमीकरण कर रहे हैं, अर्थात प्राइवेटाइजेशन की जगह। आप इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महत्व को मोदी जी क्यों नहीं समझ रहे? इतिहास है, मैं नहीं कह रहा। दुनिया के उस पैटर्न टैंक को हिंदुस्तान की फैक्ट्री वाली गोली ने तोड़ा, किसी देश की गोली नहीं तोड़ पाए थे अमेरिका। ये नेहरू जी के टाइम पर ईश्वर नेहरू जी ने कहा इसे बनाओ, ये अमेरिका कभी हमला करेगा उस टाइम। तो हमारे वैज्ञानिकों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गोली बनाई थी। ये उदाहरण है, ये मैं कोई झूठ बात नहीं कर रहा, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। उन फैक्ट्री का आप निगमीकरण क्यों कर रहे भाई?
आज लाखों लोग वहाँ काम कर रहे हैं। आपने कोल इंडिया का एजुकेशन में 3.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि सोने का अंडा समझा उसका भी आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। वही अडानी अंबानी से बाहर नहीं निकल पा रहे। आपने BSNL को ठप कर दिया, 60,000 लोगों को घर भेज दिया, क्योंकि जियो का एडवर्टाइज, प्रधानमंत्री होके एक जियो का एडवर्टाइज करता है। अब प्रधानमंत्री गरिमा देख रही है, क्या व्यक्तित्व है उस व्यक्ति का। को मोहल्ले का आदमी नहीं, गली का नहीं है, नगर पालिका का नहीं, चेयरमैन नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। अभी हाल ही में चाइना ने घुसपैठ की, बड़ा अफसोस देश को। मैं यह नहीं कह रहा, मैं उनके लोगों से बात कर कि प्रधानमंत्री की जबान पर चीन का नाम तक नहीं आ रहा, निकाल नहीं पा रहे नाम, क्योंकि उनके साथ झूला झूल दिया था ना बिना प्रोग्राम के जाके नदी के किनारे वहाँ के राष्ट्रपति के साथ में। तो जो प्रधानमंत्री देश के चीन के शब्द का नाम नहीं उपयोग कर रहा और इतना बड़ा झूठ बोलता हो कि ना सेनाएं हमारी उधर गई ना उनकी सेनाएं हमारे यहाँ आई, तो आज डिफेंस की रिपोर्ट क्या है, फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट क्या है, कितने हजार हेक्टर में उसने कब्जा कर लिया। दिखा रहा जो हिंदुस्तान पर चलते थे, हिंदुस्तान को अपना नेतृत्व मानते थे, सहयोग करते थे, ये कौन सी बात है। आपके पड़ोसी देश आपने समझ तो पाकिस्तान और चीन की उसकी बातें आप करते हो। आपने देश को पराधीन किया। मैं बता रहा हूँ पराधीन कैसे किया, ऐसा नहीं, मैं तथ्य कह रहा हूँ। आपने हमारे दिवाली की लड़ियाँ, हिंदुस्तान के बड़ा त्यौहार और सबसे बड़ा त्यौहार है, चाइना से इंपोर्ट कर दी, हमारे कारीगर मार दिया अपना हजारों जो काम करते थे। क्योंकि देहरादून में भी लगभग 7,500 लोग बल्ब फैक्ट्री में काम करते, छोटा बल्ब बनता था, वो बल्ब फैक्ट्री बंद हो गई। मैं उदाहरण यहीं से दे रहा हूँ, वो फैक्ट्री बंद हो गई। आपने मूर्तियाँ चाइना से मंगानी शुरू कर दी, हमारे कारीगरों का क्या हो, लाखों बेरोजगार कर दिया। जो शिव जी की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, भगवान की मूर्ति, देवी देवता मूर्तियाँ बनाते सब इंपोर्ट। और तो और जो देश का स्वाभिमान जिसे हम कहते हैं, जिसको मोदी जी भी बहुत जिनके नाम से उछलते हैं, सरदार पटेल, भारत के गृह मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, 3,000 करोड़ की मूर्ति चाइना से बना कर मंगा रहा है। तुमने हमारे कारीगरों की बेइज्जती करी, हिंदुस्तान के हुनर की बेइज्जती करी, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनने की जो बात थी उसे आपने पराधीन कर दिया, चाइना पर निर्भर कर दिया। क्या कर रहे हैं आप? 3,000 करोड़ की मूर्ति सरदार पटेल की, कितना दुखदायी अध्याय है। आपने यहाँ के कारीगरों को बेरोजगार कर दिया। आपने अभी कोरोना लेकर जो है हमारे ट्रम्प जी 3-4 हजार उनके साथ में सिक्योरिटी गार्ड हिंदुस्तान में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सूचना देती कोरोना हो रहा, यहाँ भी हिंदुस्तान में निकल गए 2-4 केस, उसकी चिंता नहीं करी आपने। उसके स्वागत के लिए 100 करोड़ खर्चा। ये भी एक सवाल उठता है कि मोदी जी की विदेश नीति उतनी कामयाब नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, और इतना एक दमदार प्रतिनिधि के रूप में हिंदुस्तान के वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए विदेश में। विदेश में बिल्कुल खौफ है, अफसोस इस बात का भी होता है। 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कहूँगा। कोई प्रधानमंत्री या देश की गरिमा, हमारा प्रधानमंत्री है, हमारे देश की राजनीति है, पक्ष विपक्ष को चल के बाहर नहीं। इसके उदाहरण कांग्रेस ने दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनओ में भाषण के लिए कांग्रेस ने विपक्ष नेता होने के नाते भेजा था, जबकि हमारे पास नेता थे और उन्होंने अच्छा भाषण दिया था। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। आप यूके में जाकर क्या करते हैं, हिंदुस्तान में भाइयों और बहनों सुनो, आप जानते हैं ना 60 साल से एक परिवार देश में हिंदुस्तान में राज कर, जानते हो ना, हाथ उठाओ, हाँ जी, जोर से बोलो। अरे प्रधानमंत्री मजाक बना रहे तुम। वहाँ इंग्लैंड में जाके मैंने वो भाषण सुनकर बहुत तकलीफ हुई कि देश का प्रधानमंत्री हर जगह भी राजनीति कर रहा। आप वहाँ के को कहते हैं कि बुलाइए जितने भारतीय किसी भी कंट्री में जाते हैं, मोदी मोदी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये क्या मतलब है कि मोदी मोदी के नाम लगाना, आप वहाँ बुलवाते हैं लोगों को। यही प्रचार आपने ट्रम्प का किया। ये इसकी देश की गरिमागिरी है, बनी नहीं। आपको मिला क्या है? आप चाइना से आ रहे थे, आपने अपना प्लेन पाकिस्तान में उतार दिया अचानक बिना प्रोग्राम के। ये भी गरिमागिरी, ये हमारी विरासत को इन्होंने बहुत ठगा है, धोखा। और वहाँ जाकर राष्ट्रपति की, वहाँ के राष्ट्रपति की माँ को मिलने से मैं तो इनको देखने आ गया था। ये क्या है, क्या मजाक है? आप किस मुँह से चीन को, पाकिस्तान को वो करेंगे जब बिना प्रोग्राम के आप सरेंडर करने जा रहे, बात करना। देश हिंदुस्तान का रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, 130 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, उनकी भावना को आपने ठेस पहुंचाई है। आज तक एक शौक है, एक शौक क्या है? विदेशों में घूमना है, 14 लाख 15 लाख के कपड़े पहनने। ये बता दें विदेशों से हासिल क्या किया। और ये जितना देश का 1 साल से ज्यादा का बजट तो इन्होंने यात्रा में खर्च कर दिया। अगर इतना किसानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलता तो मैं समझता हजारों परिवार पलते। कितना करोड़ों, हजारों, कितना लाखों करोड़ बता रहे थे, ठीक है। बड़ा अफसोसजनक है। और लेकर क्या है आप? आपने देश को यहाँ की एक्सपोर्ट क्या किया?
यहाँ की उपज का, कारखानों का, कारीगरी का, फैक्ट्रियों का आपने निर्यात किया। कुछ नहीं किया ना, आप इंपोर्ट करने गए हैं। इन्होंने यहाँ के कारखाने ठप कर दिए। अब जब चाइना से अब आत्मनिर्भर सब पहले टाइम मोदी जी के मुँह से निकला। आज जब चाइना का सामान का हिंदुस्तान ने बहिष्कार का ऐलान किया, तब आपने कहा कि नहीं आत्मनिर्भर। आज पहले टाइम आत्मनिर्भर। पहले तो हमारे कारीगरों को ठप कर दिया, डिफेंस कारखाने आपने बेच दिए, ऊर्जा के बेच दिए, पावर कॉर्पोरेशन बेच दिया, आपने कोल इंडिया बेच दिया, आपने 33 से ज़्यादा रेल लाइनें जिनको सबसे लाभ अधिक था वो आपने बेच दी, एयरपोर्ट के प्लेटफॉर्म आपने बेच दिए। आपने रखा क्या? अरे भारत के 9 रत्नों को तो सौदा मत करो, ये हमारी गरिमा है। इसके बाद IIT और IIM को बेच देंगे, बाकी कुछ नहीं बचा। मोदी जी सब कुछ बेच रहे हैं, सब कुछ ठेके पर देकर शायद खुद सिर्फ प्रचार करना चाहते हैं। लेकिन अब आते हैं उत्तराखंड पर। इस बात की काफ़ी चर्चा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काफ़ी विकास किया है उत्तराखंड में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको मैं धन्यवाद करूँगा, कम से कम पहला आदमी ऐसे पहले पत्रकार ऐसे मिले जिन्होंने कहा त्रिवेंद्र सिंह ने बड़ा विकास का काम किया। आप बड़े बधाई की बात है, मुझे खुशी है कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किसी ने तो कहा मुख्यमंत्री कॉपी है, 1 साल के लिए लेबर लॉ सस्पेंड कर दो, कोरोना महामारी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहले कैबिनेट में पास कर दिया कि लेबर लॉ सस्पेंड कर दिया, किसी को यूनियन बनाने का अधिकार नहीं, कोई मिनिमम वेज नहीं मांगेगा, कोई ओवर टाइम नहीं मांगेगा, कोई बोनस नहीं मांगेगा। यह क्या बात है? इसमें कोरोना कहाँ बीच में आ रहा? कोरोना में क्योंकि हमने भी धरने प्रदर्शन किए, आंदोलन नहीं कर सकते, सड़कों पर जा नहीं सकते, कोऑपरेट कर रहे हैं अपोजिशन, उस बात का आपने नाजायज फायदा उठाया। कोल इंडिया का प्राइवेटाइजेशन इसलिए करेगा, इस समय कोरोना लोग आंदोलन नहीं कर पाएंगे। रेलवे का ऐसे नहीं कर दिया, रेलवे ने भी धमकी दी थी कि हमारे रेलवे मध्य से प्लेटफॉर्म में कोरोना लोग हड़ताल नहीं करेंगे। इस अनुशासन का, कोऑपरेशन का नाजायज फायदा उठाकर आपने कर दिया। क्यों भाई? और यहाँ के मुख्यमंत्री जिसकी आप तारीफ कर रहे हो, क्या बयान देते हैं कि हम लेबर लॉज को, जो हमारा सुरक्षा कवच है ना मजदूरों का, सुरक्षा कवच है, जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गाड़ी है, घोड़ा है, कोठी है, चकोटी है, पुलिस है, जहाँ जाएंगे वहीं सब बहुत सुरक्षा कवच है लेबर लॉ, जिसमें हमें मिनिमम वेज देना पड़ेगा, ओवर टाइम देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा, ग्रेजुएट देनी पड़ेगी, आप निकाल नहीं पाओगे, नोटिस देना, बहुत सारे नियम हैं, दुखदाई है। इससे क्या होगा कि लेबर लॉ सस्पेंड करने से, खत्म करने से कंपनियां आ जाएंगी, फैक्ट्री आ जाएंगी। सोच देखो विजन। अरे तो काम करने वाले कहाँ से लाओगे? क्या करेंगे वो आगे? क्यों काम करेगा आदमी जब उसको सिक्योरिटी नहीं है? त्रिवेंद्र सिंह रावत में विजन की कमी है और कोरोना का भाजपा की सरकारें और प्रधानमंत्री भी गलत फायदा उठा रहे हैं, मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है। यहाँ आपने एक पहला उदाहरण दूंगा, हिंदुस्तान में पहला उदाहरण है। लोग कहते हैं ना CBI से, जुडिशरी से ईमानदारी, हम विश्वास करते हैं सब CBI से। CBI कोई केस था NH घोटाले का, हजारों करोड़ का यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन का, जिसमें 14-15 लाख की दवाइयाँ रुड़की नाले में मिली थी, सरकारी खर्चे में खरीदी गई। उस बाद इंक्वायरी बैठी 2010 में। उस इंक्वायरी में CBI इनसे कागज मांग रही, कागज नहीं दे रहे बार। अब परसों कैबिनेट में करते, बड़ा दुखद अध्याय जिसकी आप तारीफ कर रहे थे, कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन पास करते, हिंदुस्तान में पहला टाइम हुआ कि हम CBI से इंक्वायरी नहीं कराते, CBI से इंक्वायरी लेकर विड्रॉ करके विजिलेंस को दे दी। विजिलेंस तो राज्य सरकार का अधीन है। आप इतना बड़ा काम कर दिया आपने, पहाड़ों पर रास्ते बांधे, रोज गाड़ी पलट रही हैं, रास्ते में लोग 4 पैर पर औरतों को डिलीवरी के ले जा रहे हैं। कोरोना में कौन सी सुविधा दी आपने? कितना चंदा आपने इकट्ठा कर दिया, उसका जिक्र नहीं कर रहे। 1 दिन की तनख्वाह कर्मचारियों की, यहाँ लगभग जितने भी 3-4 लाख कर्मचारी, उनकी सबकी दिन कर काट दी। सबका महंगाई भत्ता 1 साल तक नहीं मिलेगा। अरे उनकी गर्दन क्यों काट? कर्मचारी भाग पा रहा, इसलिए इसने 1 दिन की तनख्वाह बिना पूछे काट दी। वो चिल्ला रहे कि भाई हम वॉलंटरी जो सेवा करेंगे, आप तनख्वाह क्यों काट रहे हमारी? आप कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, कोई काम नहीं हो रहा। हेल्थ का सबसे सट है यहाँ उत्तराखंड। तो कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत सेंटर को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नीतियां लागू करने की कोशिश। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का तो अमित शाह जी जाने, मोदी जी जाने, बाकी उनकी पार्टी के लोगों से पूछ लो, किसी को मिलते नहीं, किसी को काम नहीं करते। जनता दर्शन एक बार किया था, एक औरत को धक्का देके मार के भगा था टीचर, बेइज्जती कर दी थी। कैसे आ गए तू यहाँ? है ना जनता दरबार है जी, मेरी पीड़ा है, मैं 14 साल से उत्तरकाशी विधवा हूँ, मेरी उम्र बीत गई। उसके बाद मैं महिला को धक्का मार कर निकाला था, बहुत विरोध हुआ था, तब से मैं जनता दरबार बंद कर दिया। ये इतिहास है छोटा सा। आप जनता को ये बता दीजिए, 3.5 लाख कर्मचारी प्रवासी है, क्या कर रहा है? हमने कहा भाई इनको व्यवस्था में 5-10 हज़ार महीने का दे दो, व्यवस्था दे दो। मनरेगा में इनको काम दे, जो मनमोहन सिंह जी ने कांग्रेस ने स्कीम चलाई थी उसमें वो बात करते। और अगर हम
कोई आलोचना करते हैं। राहुल गांधी अगर कोई बात मोदी से पूछते तो सारे बीजेपी के मिनिस्टर एक काम पर, नेहरू जी ने ये किया तो इंदिरा जी ने, अरे अब भाई आज की बात करो, तुम सत्ता में, हमारा काम पूछने का है। अच्छा, हमको बताएं जवाब दें। बीजेपी विदेश नीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे कोरोना का दौरान उनका किया गया काम हो, मजदूरों के साथ ज्यादती हो, इतना सब हो रहा है। मतलब बीजेपी सफल सरकार या सफल शासन देश को नहीं दे पाई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही है। कांग्रेस की इतना सब होने के बावजूद कांग्रेस की इतनी दयनीय स्थिति आज क्यों है, जो कभी भी नहीं थी? नहीं, कांग्रेस की दयनीय स्थिति नहीं, मैंने कहा ना कि हम लोग, ये लोग हमारी कमजोरी समझ रही सरकार बीजेपी खास कर। मैं कह रहा हूँ आप कोरोना भगवान करे जल्दी हट जाए, 2 महीने में हट जाए, हिंदुस्तान का मजदूर और किसान सड़कों पर होगा, सड़कों पर, मोदी से कम लेगा नहीं। और इकोनॉमी हमारी नीचे जा रही, सबसे गिरी, आज भूटान से नीचे, नेपाल से नीचे, श्रीलंका से नीचे हिंदुस्तान की इकोनॉमी। तो कहाँ जिंदा रहेंगे आप? यहाँ तो मारकाट होने वाले, भुखमरी मरने वाला है। हमारे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी यही कहा कि बहुत ही संकट, आर्थिक संकट से देश गुजरेगा, लेकिन उसकी चिंता नहीं मोदी जी को। अपना भाषण है, मेरी सुनिए, मन की सुनिए, अरे जनता की भी सुन ले भाई। एक काम बता दे मोदी जी, एक काम जो कोई किया हो, केवल आलोचना करवाने के, करने के, लेकिन देश को मिला क्या देते। सबसे ज्यादा ऐतिहासिक किसान आत्महत्या की, ऐतिहासिक मोदी के टाइम कभी नहीं की आत्महत्याएं इतनी किसानों ने की। कर्ज माफ कहाँ हुआ? इतनी सब हो रहा है। 2019 के चुनाव के दौरान भी ये था कि शायद कांग्रेस कुछ आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जिस तरीके की गुटबाजी कांग्रेस में समय समय पर सामने आती है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, राजस्थान में सचिन पायलट हो, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ किस्सा चल रहा है, पंजाब में भी चल रहा है, इसमें आपसी गुटबाजी जो एक नज़र आती है, उसकी वजह से जो पार्टी कमजोर होती जा रही है, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आप कैसे आशा करेंगे? कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है, अपने आपस में विरोध भी उसको बर्दाश्त करती है, विरोध पार्टी को मजबूत करने के लिए होता है। यहाँ मोदी का डंडा नहीं है, अमित शाह का डंडा नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं बोला, पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बोलेगा, बंधुआ मजदूर उतरते। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ आलोचना होती है तो समालोचना, आलोचना से संगठन मजबूत होता है। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी तो है, सब लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस में नेताओं के लड़कों को ही अहमियत दी जाती है। उनके नाम मैं आपको गिना सकती हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, दीपेंद्र हुड्डा, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। इन सब लोगों के चलते जो आपके कार्यकर्ता हैं वो ऊपर आ ही नहीं पाते हैं, जो मेहनत करते हैं और धीरे धीरे करके वो सब आपसे छिटकते जाते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी है, आप कह रहे हैं, हम मान भी लेते हैं, लेकिन नजर नहीं आता, और फिर यही लोग आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा है, मैंने कहा कि हमारे यहाँ आलोचना समालोचना होती है, वहाँ कोई बोल नहीं पाता, फर्क इतना है। हमारे घर की बातें सब बाहर आती हैं, हम लोग अनुशासन में रहकर संघर्ष करना जानते हैं। हमारे मतभेद हो सकते हैं नौजवानों में, पुराने सीनियर लोगों में, लेकिन एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। हमारे पास मोदी जी तो मैं बता रहा हूँ जो कांग्रेस को कमजोर करने की बात हो, 11 विधायक सीनियर लोगों को हमारे तोड़ कर लेके, खरीद कर सच कहूँगा कि जो मेरी तो आपके लोग बिक क्यों जाते हैं? मैं आप ही के लोग क्यों बिक? मैं एक बता रहा हूँ। अब अगर हमारे लोग बिक रहे तो सिंधिया को क्या कह रही है वहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो हो रहा है, जयराज सिंधिया बीजेपी वाले चारों तरफ से वो कर रही है। हम ये कह रहे हैं, हम सिद्धांत तो, लेकिन जो गलती उन्होंने पैसा इकट्ठा करके किए, खरीद फरोख्त की कांग्रेस को कमजोर करने की। अब सारे लोग तो नहीं है, सारे लोग हीरा सिंह बिस्टर नहीं हो सकते या दूसरे नहीं हो सकते जो मजबूत साथ खड़े अपनी जगह पे फकीर में तो है। उत्तराखंड में आप कह रहे हैं कि आपके पास आए सब लोग हीरा सिंह बिस्ट नहीं हो सकते, ये है। कांग्रेस उत्तराखंड में भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसके क्या कारण? कांग्रेस उत्तराखंड में बढ़ रही है, अखबार उसको गुरुबाजी में दिखा दे। मैं एक उदाहरण पेपर का न्यूज सारे, मैंने कहा कि सारा मीडिया 2-3 सरमाएदारों के हाथ में हिंदुस्तान। अब अगर हरीश रावत प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको पार्टी प्रदर्शन क्यों जोड़ देते हैं? किसानों को, मजदूरों को रुड़की में बैलगाड़ियों में बैठकर सैकड़ों वर्कर जा रहे हैं कि जो हमारे अध्यक्ष जी को प्रोग्राम करते तो नहीं, उसमें हरीश रावत जी को मिला अखबार अपना। अरे भाई, अब कितनी समस्या है, क्षेत्र के लोग जाते हैं, पूरे देश में ये हो रहा है। वो आलोचना समाज लड़ाने का काम मीडिया कर रही है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस आगे मजबूत है,
गांधी परिवार का कोई भी शख्स आह्वान करते तो सब इकट्ठे जान देने, सब लोग इकट्ठा बैठते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे, गांव-गांव में जा रहे, कोरोना में अनाज बांटा हमने टीडूनी की तरफ से, लगभग हर जिले में कम से कम 1,000 पैकेट राशन के बांटा, काम हम लोग कर रहे हैं। प्रेसिडेंट आपके जो अध्यक्ष हैं वो भी इतने कुछ खास कर नहीं पाए हैं, तो आपने ऐसे आदमी को चुना है, जबकि उत्तराखंड में बीजेपी की स्थिति को खास अच्छी नहीं, कांग्रेस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपने ऐसे लोकल आदमी या हम लोग उसमें क्या कहते, हम तो जिसको निर्णय जिसको कह देंगे ठीक है भाई, हम तो पार्टी अनुशासित सिपाही। हरीश रावत जी के विषय में भी वो 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार गए। अब रावत जी बहुत सीनियर साथी, हमारे साथी के हैं, दोनों ने हमने इकट्ठे यूथ कांग्रेस राजनीति की थी, मुख्यमंत्री भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे। अब 2 जगह से चुनाव हारे, ये तो खैर अपने आप में बात सही है, नहीं हारना चाहिए था, क्योंकि सीनियर नेता, उससे पार्टी को भी सेटबैक लगा, एक धक्का सा लगा। हरीश रावत जी की राजनीति इस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर बना रही है। अब ये कुछ अति महत्वाकांक्षा होती है हम लोगों में, शायद इसकी वजह से होता है। हीरा सिंह भी सोचता मेरे अलावा दूसरा ना हो, जो भी हमारे लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अभी भी हमारी समीक्षा बैठक इकट्ठे होकर बैठ कर हुई थी और मैं समझता हूँ उसका परिणाम, लेकिन हाँ इस बात को महसूस करता हूँ, जनता त्रस्त है बीजेपी से, बिल्कुल राज्य सरकार त्रस्त है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं कहने में, हमें दूसरे वर्कर का भी ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि मेरे परिवार का लड़का लड़की ही आगे बढ़ेगा, वो वर्कर क्यों जुड़ेंगे पार्टी के साथ। मैं इस बात से सहमत हूँ, ये देखना चाहिए, पुनर्मूल्यांकन इस बात पर करना चाहिए कि वो कोई पट्टा लिखा कर नहीं आता, वर्कर तभी जुड़ेगा जब उसको पता लगा मुझे मौका मिला। अगर उसको पता है कि मेरा बेटा ही चुनाव लड़ेगा, मेरी बेटी ही चुनाव लड़ेगी, तो वर्कर डिमोरलाइज होता है, कोई आगे बढ़ना चाहता है। इसी के चलते बहुत सारे कार्यकर्ता आपकी पार्टी से छिटकते जा रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, कहीं पर भी हो, सब लोग आपकी पार्टी से इसी वजह से छिटकते जा रहे हैं। तो जो ये वंशवाद है, भाई भतीजावाद है, चाचा भतीजावाद है, मेरा बेटा बेटी, मेरे सिवा कोई ना हो, ये जो राजनीति है ये कांग्रेस में कभी खत्म हो पाएगी? क्योंकि अगर ये खत्म नहीं होगी तो कांग्रेस कभी ऊपर नहीं आ पाएगी शायद। नहीं, इसको नेचुरली खत्म तो होगी, इस पर मंथन शायद हाईकमान कर भी रहा था, बड़े गंभीर, सोनिया जी, राहुल जी, सभी लोग सीनियर लोग बैठे हुए थे इस प्रकरण को। अब चूंकि चुनाव में तो चुनाव होता है, चुनाव कौन जीतेगा, हर पार्टी का तो चुनाव कौन जीतेगा, आप जीतेगा मैं जीतेगा, उस हिसाब से टिकट का बंटवारा, क्योंकि मंत्रियों का, नेताओं का कंट्रीब्यूशन रहता है, पूरे जीवन वो समाज की सेवा करते हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि इनके बच्चों को आगे बढ़ाते। जनता भी तो ऐसी है ना, जनता प्रेशराइज करती है, नहीं अपने बेटे को लाई, अपनी बेटी को लाई। अगर तो हरीश रावत की जो ये राजनीति फेल हो गई है, तो क्या आने वाले चुनाव में भी हरीश रावत को रिनीक, आपके जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, जो अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी मौका नहीं दे पा रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में आपका चुनाव लड़ा जाएगा? अब मैंने कहा है तो हाईकमान का इश्यू है, हाईकमान को सारी चीजें पता है। मैं खुद इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, जो जनता चाह रहे उतना हम नहीं कर पा रहे, इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। जनता कांग्रेस को लाने को तैयार है, लेकिन हमको उन्हें संभालना है। आप उनको वो नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं, उसको हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी होगी, इसलिए अभी 3 दिन बैठक हुई थी, सब लोग, सारे नेता लोग बैठे थे, आपसे मतभेद भी दूर हुए, विचार विमर्श हुआ, लेकिन बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना तो ऐसी महामारी बीच में आ गई कि ये तो कुछ करने को देने ही नहीं तैयार है। उत्तराखंड में तो लोग तरस, इतना बुरा हाल उत्तराखंड का है, बाढ़ आ रही, रास्ते बन रहे, घर बह गए, गाँव बह गए, उसको तनी बीमारी, कोरोना महामारी आ रही, पहाड़ तक पहुंच गई, हर जगह बीमारी पहुंची, अस्पताल कोई वेंटिलेटर नहीं, कोई दवाएं नहीं, कोई किट्स नहीं, आज तक भी। अरे ये बता, तुमने दुनिया भर का चंदा, कर्मचारी की तनख्वाहें काट दी आपने, इस चक्कर में बताया ना कितना पैसा इकट्ठा हो। रावत जी कोरोना को हैंडल नहीं कर पाए अपने। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपके यहाँ पर जो नेता टूट कर बीजेपी में चले गए हैं, अगर आने वाले समय में वो वापस आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, अगर स्थिति ऐसी बन जाती है कि कांग्रेस थोड़ा ऊपर उठ जाती है, तो आपका क्या विचार है इस पर? उनको पार्टी एक्सेप्ट करेगी या उनका, जैसे कि सचिन पायलट के साथ हुआ, क्या आप अगर वो वापस भी आते हैं तो आपको, मतलब कांग्रेस में ये कब से एक बदलाव हो गया कि असंतुष्ट नेता अगर वापस भी आते हैं तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आते हैं? इतनी दयनीय स्थिति कांग्रेस की कब से हो? ये मैं समझता हूँ, सचिन पायलट की बात आपने की, सचिन पायलट दूसरी पार्टी बीजेपी के दबाव के बाद बीजेपी में नहीं गए,
वो अलग रहे, क्या मतभेद थे वो तो वो जाने, उसको मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहता, लेकिन सच्चे कांग्रेसी हैं, नौजवान हैं। उनके पिताजी से मेरे मित्र थे, बहुत डैशिंग लीडर थे, किसानों की बात उसमें करते थे। लेकिन उत्तराखंड में जो स्थिति है, चुनाव तो निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी, जनता बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमें आपसी मतभेद जो मीडिया ज़्यादा पैदा कर रहा है, ऐसा है नहीं, कहीं मतभेद तो होते हैं, लेकिन हमें अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़नी पड़ेगी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम लोग किसी भी डैशिंग लीडर को, किसी ईमानदार लीडर को, किसी संघर्षशील व्यक्तित्व को उनको टांग खींचने का काम नहीं करेंगे, तो हमको करना पड़ेगा। तो अगर ये परंपरा पड़ेगी तो कांग्रेस और कमजोर होगी, ये वर्कर हमारा बिखर जाएगा। तो ये थे हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट जी, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को कठोर और मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत है, अपने कार्यकर्ताओं को मौका देने की ज़रूरत है, और जो ये राजनीति अभी चली आ रही है जिसकी वजह से पार्टी कमज़ोर होती जा रही है, उसको लेकर मंथन करना चाहिए। आपके हाईकमान को भी बहुत सारे इस पर विचार करना चाहिए, सबको मिल बैठकर इस बारे में विचार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हीरा सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आपने समय दिया, बहुत बड़ा शुक्रिया। मैं रेणुका, मैं न्यूज़ से कैमरा किशन।